नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बहुजन जर्नी में आपका। और आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आजकल एक मुद्दा है जो देश में हर जगह छाया हुआ है। आप देख सकते हो विभिन्न टीवी चैनलों पर डिबेट्स होती हैं, और वो मुद्दा है भारत के संविधान में वर्णित एक अनुच्छेद के ऊपर, जो ये कहती है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। दोस्तों, उस अनुच्छेद का नाम है 44, 44, आर्टिकल 44, जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि नागरिकों को, मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं। दोस्तों, इसको लागू करने में बहुत सारी अड़चनें हैं। इतना आसान नहीं है। अब से पहले भी देश की तमाम सरकारों ने जो भी रही हैं 75 वर्षों में, उन्होंने कोशिश किया, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं किया लागू करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं जो फेस करनी होती हैं। अच्छा, इस अड़चन पर क्या क्या अड़चनें आ सकती है, क्या क्या मुश्किल हैं दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ आपको कि यह है, इस कोड को लागू करना बेहद मुश्किल क्यों है। इसके कुछ कारण हैं। चलिए कारणों पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, भारत में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक लगभग 9 करोड़ आदिवासी भारत में निवास करते हैं। जो पिछली जनसंख्या हुई थी उसमें 2011 में, उसके अनुसार जो भी हमारे आदिवासी जनजाति जिनको बोलते हैं, विभिन्न जगहों पर हमारे देश में लगभग 9 करोड़ है। और अभी के अनुसार आप लगभग समझ सकते हो 12.5 या 13 करोड़ जनसंख्या मान सकते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट को ही ले लें, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, चलिए असम को अभी छोड़ देते हैं, तो इन राज्यों की टोटल जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जिसमें से 80% जनसंख्या, इन राज्यों की टोटल जनसंख्या मैंने आपको बता ही दिया 1.5 करोड़ है, और इसमें से 80% जनसंख्या लगभग आदिवासियों की है, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ आदिवासी। 1.25 करोड़ आदिवासी जो हैं वो इस समय नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश में लगभग 12.5 से 13 करोड़ आबादी आदिवासियों की है, जिसमें से बड़ी संख्या में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक और राजस्थान में भी निवास करती है। अब इसको दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लागू करने में कहाँ कहाँ दिक्कत, कैसे कैसे दिक्कत हो रही है, मतलब जो भी सरकार है उनके कैसे ये गले की फांस बन जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, उत्तर पूर्व में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत के, उसमें लगभग 220 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनके अपने ही रीति रिवाज हैं, अपनी ही प्रथाएं हैं, जिनको भारत के ही संसद के एक कानून के तहत छूट मिली हुई है। वो कानून कहता है कि भारत सरकार उनके किसी भी धार्मिक, शादी विवाह, उत्तराधिकारों में, संस्कारों में, संस्कृति आदि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकती। यही नहीं, लगभग देश के सभी राज्यों में लगभग 11.5 करोड़ जनजातियों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने खुद के कुल देवता हैं, उनके कुल देवियाँ हैं, जो कि अधिकतर हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। उनका खुद का धर्म है, वो अपने धर्म को नाम भी देना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो सरना हैं, मतलब सरना आदिवासी। और उन्होंने फैसला भी किया हुआ है कि अगली जनसंख्या में हम सरना धर्म लिखवाएंगे। अब सवाल उठता है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट की सरकारें हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर तो पार्लियामेंट का दूसरा एक्ट लागू है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट है,
जो कानून और संविधान के जानकार हैं उन्हें तो सब कुछ ज्ञात है, लेकिन चलिए दोस्तों आपको भी अवगत करा देता हूँ इस एक्ट से। दोस्तों आपने धारा 370 का तो सुना ही होगा, जिसकी चर्चा पूरे देश में ज़ोर ज़ोर से हुई। जम्मू कश्मीर से संबंध रखती है। सरकार ने 370 हटाने का जो वादा किया था, चलो उसको अमेंडमेंट तो कर दिया। 370 धारा तो हटी नहीं दोस्तों, लेकिन उसके जो खंड हैं उनको अमेंडमेंट करके वहाँ पर जम्मू कश्मीर संविधान जो था उसको निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। तो 370 की छोटी सी कहानी थी बस। लेकिन क्या आपको पता है कि एक धारा 371 भी है, जो कि लगभग 370 को ही कॉपी कह सकते हैं। और ये धारा आपको यकीन नहीं होगा, भारत के 11 राज्यों में है, और जहाँ पर ये लागू है वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई घर नहीं बना सकता बिना सरकार की परमिशन के। चलिए बताते हैं कि 371 भारत के किन किन राज्यों में है। भारत का जो राज्य में 371 लागू है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। अच्छा, इस एक्ट के अनुसार जो भी वहाँ के आदिवासी हैं, जिनके खुद के कानून और प्रोसीजर्स हैं, जो उनके पूजा विरासत वगैरह जो रहती है, लेन देन, पद उनके, और जो संस्कार संस्कृति है उनके अंदर पार्लियामेंट का कोई भी कानून लागू नहीं किया जाएगा। मतलब जो 11 राज्यों में, भारत के 11 राज्यों में जहाँ पर भी 371 लागू है, वहाँ पर पार्लियामेंट का कोई भी कानून लागू नहीं किया जाएगा। इसी का नाम धारा 371 है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इन 11 राज्यों में कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं। पहला जो संविधान का 13वां अमेंडमेंट हुआ 1962 में, इसमें नागालैंड के बारे में हुआ था। नागालैंड के जो धार्मिक प्रैक्टिस में, सामाजिक प्रैक्टिस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इस संविधान संशोधन के अनुसार, जो 13वां अमेंडमेंट है 1962 में। इसी में धारा 371A जिसको बोलते हैं, उसी में है ये 13वां अमेंडमेंट। दूसरा है, जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ था वो धारा 371 का बी में, पार्लियामेंट का 22वां संशोधन, असम के अंदर करीब करीब इसी प्रकार का कानून हो। और धारा 371C 27वां संविधान संशोधन 1971 मणिपुर के बारे में। और फिर है धारा 371D 32वां संविधान संशोधन 1973 आंध्र प्रदेश के बारे में। धारा 371F 36वां संविधान संशोधन, ये था सिक्किम के लिए। धारा 371G ये था मिजोरम के बारे में, जिसमें 53वां संविधान संशोधन किया था। और है धारा 371H 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश में। ये आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। और धारा 371J 19वां संविधान संशोधन 2012 कर्नाटक जनजाति के संबंध में। अच्छा, इसमें हिंदी में है दोस्त इस स्क्रीन पर, तो इसको आप ए मतलब कै ख गया ऐसे ले सकते हो, ABCD ऐसे करके। आप कहेंगे कि मैं ये सब आप क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 371 को हटाए बिना, यानी कि ये जो 8 संविधान संशोधन बताए मैंने, इनको हटाए बिना आप UCC इन जगहों पर लागू कर ही नहीं सकते। बस इसी बात से ही सभी सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी अड़चनें हैं इसमें लागू करने में, और भी आगे मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ और बातें जो और भी अड़चनें आएंगी इसमें। और इसी अनुच्छेद 371 के बारे में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह संसद में बयान भी दे चुके हैं कि अनुच्छेद 371 को हटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 371 को छूने की हिम्मत मेरे हिसाब से किसी भी सरकार में नहीं लगती भाई। अब बताते हैं हमारे सुशील मोदी जी क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि वही लाए रहे हैं इस बिल को।
तो वो बोलते हैं कि मैं एक प्रपोजल देता हूँ कि जितने भी भारत के 12 या 13 करोड़ जनजाति की जनसंख्या है, 12-13 करोड़ जो भी जनजाति जनसंख्या है ना, उसको इस यूसीसी से अलग रखा जाए। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे माननीय सुशील मोदी जी। उनका कहना है क्यों रखा जाए, क्योंकि उनके कस्टम्स, मतलब जो भी 12-13 करोड़ जनसंख्या है जनजातियों की, उनके कस्टम्स, उनके धर्म, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी प्रैक्टिस, उनकी विरासत के सारे कानून और उनकी पूजा पद्धति, उनके विवाह के कानून, उनके तलाक, तो वो बिल्कुल अलग है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सुशील मोदी साहब कहते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि अब कि अगर इन 13 करोड़ जनजातियों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो फिर 20 करोड़ मुसलमान, 3 करोड़ ईसाई, 2 या 2.5% जो 2.5 करोड़ सिख हैं इस देश में, उनके कानून से छेड़छाड़ क्यों? मेरा मतलब, आप किस अधिकार से 13 करोड़ आदिवासियों को यूसीसी से अलग कर देंगे? अच्छा, आजकल जो भी वक्ता या अधिवक्ता टीवी चैनलों पर यूसीसी के बारे में पक्ष लेते हैं, उनसे जैसे ही आदिवासियों के बारे में पूछो, वो बात को घुमाकर कहीं और ही ले जाते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो क्या मुस्लिम सिख ईसाइयों का मुद्दा संवेदनशील नहीं है? तो दोस्तों, ये सब बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। समस्या कहाँ आएगी? देखो देखो, कानून पास करना काफ़ी नहीं होता। कानून पास करने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको नोटिफाई भी किया जाता है, लेकिन नोटिफाई करने से पहले उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, धार्मिक संस्कारों के, विरासत के कानून और 50 तरह के अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। वो कानून ही इतने पेचीदे हो जाते हैं कि उनको नोटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। आपको उदाहरण देता हूँ, आपको याद है या भूल गए होंगे, शाहीन बाग एक कानून आया था, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं याद दिला दूं आपको कि CAA आज तक लागू नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन आज तक बन ही नहीं पाए। क्यों भाई? बना देंगे तो फिर जो भी सरकार के पास में 4% या 5% जो भी वोट आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना, खिलाफ हो जाएंगे, तो घाटा हो जाएगा। इसलिए जब विदेशियों की पहचान असम में की गई, असम में जब ये NRC लेकर आए थे, तो असम में जब की गई थी विदेशी पहचान, तो उसमें पाया कि 80% जनसंख्या तो हिंदू की थी और 20% मुस्लिम। अब ये देख के पूरा होश उड़ गए, गड़बड़ हो गई ना, NRC वहीं की वहीं दफन हो गया। चलो छोड़िए, वापस आते यूसीसी पर। मान लीजिए यूसीसी लागू कर दिया, तो रूल्स रेगुलेशन कितने साल में बन पाएंगे? मैं बता दूं आपको कि बड़े बड़े जहीन दिमाग जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो दिमाग वाले भी चक्कर खा जाएंगे बनाने में रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, जो पंजाब में अपने सिख गुरुद्वारा कमेटी ने क्लियर मना कर दिया, और वहाँ के CM साहब ने भी मना कर दिया कि भाई हमें तो ये यूसीसी स्वीकार ही नहीं है। यही नहीं, जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री थे पहले, जो समर्थन कर रहे थे यूसीसी का, अब वो खुद भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम इस पर तो दोबारा विचार करेंगे, इसमें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सरकार यहाँ पर फंसती नज़र आ रही है। हालांकि 13 जुलाई तक है, जो इसी महीने सुझाव भेजने की तारीख रखी हुई है लॉ कमीशन के द्वारा, और 19 लाख सुझाव मिल भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन सवाल वही है कि क्या समान रूप से इसे भारत में लागू कर पाएंगे? अगर समान रूप से लागू नहीं कर पाते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्यों को इससे अलग कर देते हैं और 13 करोड़ जनजातियों को अलग करते हैं, तो फिर यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मतलब क्या हो गया फिर? मल्टीफॉर्म सिविल कोड हो गया ये तो। और मल्टीफॉर्म सिविल कोड तो पहले से ही है, सभी के अलग अलग से अधिकार दे रखे हैं भारतीय संविधान ने। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है ना, तो कमेंट, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।